हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। इसके पहले हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। ये दिल्ली सल्तनत काल का आखिरी वंश है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वंश के बारे में और पढ़ा था। देखिए, लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो यही है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो, उसको लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोदी वंश जो था इसके पहले सैयद वंश था और हमने सैयद वंश के लास्ट में पढ़ा कि जो आलम शाह था, आखिरी शासक था जो सैयद वंश का, आलम शाह, वो क्या करता है, अब उसके वजीर से जब नहीं पड़ती है तो वो दिल्ली छोड़ के बदायूं चला जाता है। और जब वो दिल्ली छोड़ के बदायूं चला जाता है तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, बदायूं में ही। और उसकी मृत्यु के पश्चात होता ये है कि जो उसका वजीर रहता है, उसका क्या करता है कि बहलोल लोदी को वहाँ का पूरा शासन या कह सकते हैं कि कार्यभार इसको सौंप देता है। दिल्ली का शासन इसके हाथों में सौंप देता है, राजपाट बहलोल लोदी को सौंप देता है। तो अब हम उसके बाद बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? बहलोल लोदी थे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमको ये पता होना चाहिए कि जब चीज़ें हमको पता रहती हैं तो पढ़ने में हमको अच्छा लगता है, थोड़ी रुचि आ जाती है। देखिए, लोदी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोदी, इनके 9 पुत्र थे। बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। उसमें से इनका जो तीसरा पुत्र था वो था सिकंदर लोदी, जिसका नाम था निजाम खान। यानी जो इनका तीसरा पुत्र था वो था निजाम खान, उसी को जानते थे, निजाम खान को ही सिकंदर लोदी के नाम से जानते थे। यदि आपसे ये पूछा जाए सिकंदर लोदी को और किस नाम से जानते थे, या सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था या बचपन का नाम कहें क्या था, तो आप लोग कहिएगा निजाम खान। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, बहलोल लोदी के जो 9 पुत्र थे उसमें से तीसरा कौन था? निजाम खान। इसे सिकंदर लोदी नाम दिया गया और इसी नाम के साथ ये शासन करता है। तो देखिए, इसमें 3 शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहलोल लोदी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे सिकंदर लोदी, जो भी हमने बताया। दूसरा शासक ये बनेगा सिकंदर लोदी। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। किसके बारे में? इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी। देखिए, इब्राहिम लोदी जो है ये कह सकते हैं कि ये आखिरी शासक होता है पूरे दिल्ली सल्तनत का, और ये पहला ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे आपको पूरी कहानी पता ही हो जाएगी। देखिए, बहलोल लोदी जो थे इन्होंने 1451 से लेके 1489 तक शासन किया। यानी बहलोल लोदी का जो शासन काल था वो 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक था। लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी ही थे। बहलोल लोदी बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। किसके साथ? बहलोल गाजी की उपाधि के साथ। हम पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे। जो खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक, उसको रैयत-ए-आला की उपाधि मिली हुई थी। आप लोग उसको लिख लीजिएगा, हम शायद आपको बताना भूल गए थे, अभी हमको याद आया तो आपको बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए, लोदी वंश जो था उसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। इसने बहलोल सिक्का चलाया। ये सिक्के वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। बहलोल लोदी जो था इसने बहलोल सिक्का चलाया। ये सिक्के जो थे ये चांदी के थे। ये सिक्के चांदी के थे। ये इन सिक्कों का मूल्य जो था वो टंके के मूल्य का 1/3 भाग था। यानी हम कह सकते हैं टंके के मूल्य का 1/3 भाग था। तो बहलोल लोदी ने क्या किया था? सिक्का चलाया था। वो सिक्के चांदी के थे और उन सिक्कों की कीमत क्या थी कि टंके के मूल्य का 1/3 था। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। यानी जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया? जौनपुर के शासक थे हुसैन शाह,
उन पे क्या करता है, आक्रमण करता है या उनको पराजित कर देता है उसके बाद, और जौनपुर जो था उसको दिल्ली में मिला लेता है। इसके बाद नेक्स्ट शासक जो बनता है सिकंदर लोदी, ये इनका तीसरा बेटा होता है। बहलोल लोदी का तीसरा बेटा जो था सिकंदर लोदी, वो शासक बनता है जिसने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद देखिए बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। यानी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ जो शासक था वो कौन था, सिकंदर लोदी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना इसने किया, और उसके बाद इसने क्या किया, अपनी राजधानी इसे ही बनाया। यानी 1504 ईस्वी में इसने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की, और बाद में उसे ही क्या किया, अपनी राजधानी बना लिया। उसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी चलाया। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी होंगी या कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चंस एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए उसने क्या किया, उसने कृषि विकास एवं भूमि मापन के लिए, ये आपसे इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि विकास एवं भूमि मापन के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सी योजना चलाई थी, तो आप लोग उसका नाम याद रखिए, गज-ए-सिकंदरी। ठीक, उसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज-ए-सिकंदरी चलाया। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था। यानी ये जो सिकंदर लोदी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये एक लेखक भी था। ये फारसी कविताएं लिखा करता था, और इसने क्या किया था, गुलरुखी नामक गुलरुखी नामक उपनाम रखा था, और उसी उपनाम से ये क्या करता था, अपनी फारसी कविताओं को लिखता था। ठीक, इसी नाम से इसको प्रकाशित करवाता था कि वो अपना सिकंदर लोदी नाम ना रख के गुलरुखी नाम से ही अपनी फारसी कविताओं को प्रकाशित करवाया करता था। तो हमने अभी पढ़ा बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी जो सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी जो था बहलोल लोदी के बाद का शासक बना। ये बहलोल लोदी का तीसरा बेटा था और इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और बाद में उसे ही क्या किया, अपनी राजधानी बना लेता है। उसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए क्या करता है, गज-ए-सिकंदरी चलाया। और सिकंदर लोदी एक लेखक भी था जो फारसी कविताएं लिखता था, और फारसी कविताओं को प्रकाशित करवाने के लिए इसने क्या किया था, गुलरुखी नाम रखा था। ये उपनाम सिर्फ कविताओं को प्रकाशित करवाने के लिए इसने रखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट शासक जो था इस वंश का, वो था इब्राहिम लोदी, जिसने 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो चलिए देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। देखिए ये दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके साथ ही आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में पराजित होता या मारा जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और चलिए इब्राहिम लोदी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इब्राहिम लोदी जो था यह दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक था। यानी अगर अंतिम शासक पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का पूछा जाए या लोदी वंश का पूछा जाए तो वो एक ही शासक था, इब्राहिम लोदी। इसी के समय बाबर का अभियान हुआ और बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। युद्ध भूमि में मरने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग था। यानी क्या होता है, इब्राहिम लोदी जब शासक बनता है, ये दिल्ली सल्तनत काल का वैसे भी अंतिम शासक था और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। इसी के समय में पानीपत का युद्ध छिड़ा और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने युद्ध में जो बाबर की सेना थी वो कम मात्रा में थी, लेकिन इन्होंने तोपों का प्रयोग किया था, तो इसलिए इसे आसानी से लोग पराजित कर देते हैं। और क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम शासक, तो वो था इब्राहिम लोदी। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए इसके दो तोपची ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा आपने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके दो प्रमुख तोपची थे, अली और मुस्तफ़ा। अली और मुस्तफ़ा ये दो उसके तोपची थे। और इस प्रकार प्रथम पानीपत के युद्ध के साथ इस वंश की समाप्ति हो जाती है और इसके साथ ही भारत में मुग़ल शासकों का दौर आता है। तो आज हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम वंश के बारे में, जो था लोदी वंश। यहाँ पे लोदी वंश समाप्त होता है। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं से इस वंश की समाप्ति हो जाती है, लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और यहीं से मुग़लों का शासन काल जो है शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के शासन के बारे में पढ़ेंगे। शासन प्रणाली क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहले से। और इसके बाद हम लोग फिर वही मुग़लों का शासनकाल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल के शासन प्रणाली के बारे में लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।